हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी फ़ियोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं वो। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर 2 है बिज़नेस स्टडीज़ का, इसका ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस और हैं, उसमें मैंने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कराए हैं। उन वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा एंड उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब जो हम प्रिंसिपल्स कर रहे हैं ये हेनरी फ़ियोल ने दिए। टेलर के भी प्रिंसिपल्स हैं। टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं और हेनरी फ़ियोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ओके, पहले हम देखेंगे हेनरी फ़ियोल कौन थे। हेनरी फ़ियोल के बारे में जानेंगे बिकॉज ये भी क्वेश्चन कभी कभार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है। हेनरी फ़ियोल कौन थे? एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यस, ही वॉज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। यस, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, सो योर आंसर इज़ हेनरी फ़ियोल। ओके, नाउ अब इन्होंने 1916 में एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। यस, ये बुक लिखी थी और इस बुक में इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखा था। तो ये 14 जो प्रिंसिपल्स हैं ये इन्होंने इस बुक में लिखे थे। उसके बाद ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गए एंड नाउ आ डेज़ ऑल्सो, मतलब ये प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं और ये जो प्रिंसिपल थे यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गए हैं सब जगह। सब लोग इन प्रिंसिपल्स को बहुत मानते हैं और इसकी वजह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्प कर रहा है इस प्रिंसिपल्स ने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में और बिज़नेस को ग्रो करने में। अब हम देखते हैं उन्होंने कौन से 14 प्रिंसिपल दिए थे। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसमें हेनरी फ़ियोल क्या कहते हैं कि हमारा जो वर्क है ना ऑर्गेनाइजेशन में वो डिवाइडेड होना चाहिए। यस, ये नहीं कि एक ही पर्सन सारा वर्क करेगा। उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए और अलग अलग इंडिविजुअल में हमारा वर्क क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यस, तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कि आप अब भी देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं। यस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है। यस, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट को पता है कि उनका काम क्या है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करता, ना प्रोडक्शन वाला फाइनेंस वाले में इंटरफेयर करता है। फाइनेंस वाले को पता है कि मुझे मनी से रिलेटेड काम करना है। मार्केटिंग वाले को पता है कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजिंग करनी है, फेमस करना है प्रोडक्ट्स को। यस, प्रोडक्शन को पता है कि मुझे प्रोडक्शन करना है, काम करना है। तो इसमें क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होता है। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। और यही हेनरी फ़ियोल चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड पर्सन अपना अपना काम करें। जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, जो इंडिविजुअल जिस चीज़ में स्पेशलाइज है वो काम करे। तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम जो हो रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब अच्छे से काम करेंगे, सब डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेंगे तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कम लगेगी। यस, कॉस्ट कम लगेगी, क्वालिटी बढ़ेगी एंड क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये पहला प्रिंसिपल था, डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या कहते हैं हेनरी फ़ियोल कि जो ऊपर का जो है, मतलब जो मैनेजर है, टॉप लेवल मैनेजर है, वो अपने जो लोअर लेवल मैनेजर को, अपने एम्प्लॉय को क्या देगा, अथॉरिटी देगा। और अथॉरिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी इज़ राइट टू गिव ऑर्डर्स। उसको राइट दे देगा ऑर्डर देने के लिए। यस, एंड जब उसको अथॉरिटी मिलेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको साथ में मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। कोरोलरी का मतलब क्या है, व्हाट, अटैच्ड। कोरोलरी का मतलब क्या है, अटैच्ड। मीन्स इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अथॉरिटी से अटैच्ड रहेगी। जब एम्प्लॉय को अथॉरिटी मिलेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। अब इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, सपोज़ टीचर ने आपको मॉनिटर बना दिया क्लास में, तो टीचर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि सारे बच्चे चुप रहें क्लास में, कोई आपस में फ़ाइट ना करे, सब स्टडी करें। यस, अब उन्होंने उसके लिए आपको अथॉरिटी दे दी। क्या अथॉरिटी दी कि आप, अगर कोई बच्चा बदतमीज़ी करता है या चिल्लाता है या फाइट करता है तो आप उसको स्कोल्ड कर सकते हैं, आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं चुप रहने के लिए, सीट पे बैठने के लिए। यस, तो आपको अथॉरिटी मिली, राइट टू गिव ऑर्डर मिला। और उसके अगेंस्ट में जब अथॉरिटी मिली कि ठीक है आप दूसरों को चुप करा सकते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई कि सब बच्चे चुप रहें क्लास में। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सब बच्चे चुप रहें और स्टडी करें। यस, सो दिस इज़ द थिंग। अब इसमें
एक चीज़ और आ जाती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि दोनों इक्वल होने चाहिए। अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये नहीं कि अथॉरिटी ज़्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। यस, और एक चीज़ क्या आ जाती है, पर्सन विद अथॉरिटी शुड विलिंगली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, जिस पर्सन को अथॉरिटी मिली है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मना नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने ये जो आपको एग्जांपल बताया क्लास वाला, मॉनिटर वाला, कि टीचर ने आपको अथॉरिटी दे दी कि आप बाकी बच्चों को चुप करा सकते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना कि आपको बच्चे चुप रहेंगे। अगर शोर मचता है क्लास में, अगर फाइटिंग होती है, तो टीचर किसको पूछेगी, मॉनिटर को बोलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या हो गई, ठीक है, टीचर ने आपको बोल दिया कि क्लास में सब चुप रहे हैं, पढ़ाई हो, बिल्कुल कीप साइलेंस होना चाहिए क्लास में, लेकिन आपको अथॉरिटी नहीं दी कि आप बच्चों को बोल सकते हैं कीप क्वाइट। तो इम्बैलेंस हो गया ना। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस होने चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम होगा। यस, नाउ नेक्स्ट इज, थर्ड इज डिसिप्लिन। तो इसमें फिर क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। यस, एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स होंगे वो एम्प्लॉय को ओबे करने ही चाहिए और उनको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। गुड डिसिप्लिन इज़ अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप रेगुलेशन। अब अगर हमारा मैनेजर इफेक्टिव लीडरशिप कर रहा है, अच्छे से लीडरशिप कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। सो ये था थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। अब इसमें हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसको जो ऑर्डर मिलने चाहिए वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए। यस, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। यस, सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए। अगर उसको दो सुपीरियर वो देंगे ऑर्डर, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव एंड फॉलो ऑर्डर फ्रॉम सुपीरियर एज पर द इंस्ट्रक्शन। सिर्फ एक सुपीरियर देगा तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम करेगा और कंफ्यूज नहीं होगा। यस, सो दिस इज़ द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फिफ्थ इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या बोलते हैं हेनरी फ्योल कि डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान एंड अचीवमेंट ऑफ वन गोल। कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर, एक ही मैनेजर देगा, वो तो यूनिटी ऑफ कमांड में था ही, एक ही प्लान फॉलो होगा और एक ही कॉमन गोल पे सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे। पर्टिकुलरली एक्टिविटी मस्ट बी डायरेक्टेड बाय सिंगल प्लान। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल प्लान होना चाहिए। वो सिंगल प्लान क्या होगा, कॉमन गोल होगा क्या, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न हो या गुडविल, जो भी एक सिंगल और गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के अकॉर्डिंग सारे। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय है और सारे इसको ये डायरेक्शन दे रहा है सारे एम्प्लॉयज़ को। तो ऐसा ही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, यही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि हमारा जो मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का, यस, मेन जो गोल है वही, उसी डायरेक्शन में सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, उसी वन प्लान के अकॉर्डिंग सारे मैनेजर्स क्या देंगे, अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देंगे। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। मैनेजर क्या करेगा, जो हमारे एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको सबऑर्डिनेट कर देगा टू जनरल इंटरेस्ट। और जनरल इंटरेस्ट क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल। यस, सो एवरी एम्प्लॉय और अ ग्रुप शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, जो मेन इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग हमारे एम्प्लॉयज़ को चलना चाहिए और हमारे मैनेजर्स को जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको मोटिव नहीं देना, उसको ज़्यादा वो नहीं देना चाहिए, भाव नहीं देना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट जो होगा जो एम्प्लॉय का, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, जो मेन गोल है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, सो दिस इज़, जो प्रायोरिटी देनी है वो पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं देनी है, जो जनरल इंटरेस्ट है, सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। दे शुड नॉट वर्क फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको पेमेंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो आपको किसके मोटिव के लिए काम करना चाहिए, फिर जनरल मोटिव ऑर्गेनाइजेशन के। सो दिस वॉज द सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी गो टू सेवन
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या बोलते हैं हम कि फॉर ऑल वर्कर मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विसेज। सारे एम्प्लॉयज़ को एक फेयर वेज मिलनी चाहिए फॉर देयर सर्विस। और इससे क्या होती है, हमारे जो एम्प्लॉय है उसकी वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू कैसे बढ़ती है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपने एम्प्लॉय को रखा और उसको फेयर, उसके काम के अकॉर्डिंग उसको फेयर वेजेस नहीं दिए, तो क्या होगा, एम्प्लॉय इस बात से अनहैप्पी हो जाएगा और अच्छे से वर्क नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। यस, तो हमें हमारे एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन देने चाहिए और फेयर वेजेस देने चाहिए। यस, सो दिस वॉज द 7th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ 8th वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल से हर बारी कोई ना कोई एक मतलब आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है। यस, सो नाउ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? पहली चीज़ क्या है, सेंट्रलाइजेशन क्या है? द अथॉरिटी टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन इज रिटेन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। अब इसमें क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो अथॉरिटी है, जो आप जो भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी है वो किसके पास है? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के पास है। कोई भी डिसीजन लेना है वो कौन लेगा? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर लेगा। और वही क्या करेगा, जो बाकी के सबऑर्डिनेट्स हैं, जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कमांड देगा। अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल वाले के पास है। यस, अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, द अथॉरिटी टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज डेलीगेटेड। अब जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर दी मैनेजर्स ने एट ऑल लेवल्स ऑफ हायरार्की। अब डेलीगेट का मतलब क्या है? दे देना, डेलीगेट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बाकी मैनेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जैसे कि आपकी हायरार्की में होता है, टॉप लेवल मैनेजर ने अथॉरिटी दे दी मिडिल लेवल मैनेजर को। यस, नाउ मिडिल लेवल मैनेजर ने अथॉरिटी किसको दे दी? लोअर लेवल फोरमैन वाले एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को दे दी कि आप नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को देखो। यस, तो अब ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से यूज होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन यूज़ होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये जो है बीच में, ये है मेन, इसके पास ही है अथॉरिटी। यस, तो जो टॉप लेवल मैनेजर है ये इसके पास अथॉरिटी है, ये सबको कमांड देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, सबको ऑर्डर देगा। यस, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे क्या है, ये है, इसने इसको भी दे दी, डिसेंट्रल डेलीगेट कर दी अथॉरिटी, इसको भी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, इसको भी कर दी, इसको भी कर दी, इसको भी कर दी। यस, सबको अथॉरिटी डेलीगेट कर दी कि आप इनको ऑर्डर दो, आप उसको ऑर्डर दो, आप इसको संभालो, आप उसको संभालो। यस, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सेंट्रलाइजेशन यूज़ करना है, कहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ करना है? अब अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो वहाँ पे अथॉरिटी किसके पास होगी? टॉप लेवल मैनेजर के पास होगी, वही सबको काम दे सकता है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो एक मैनेजर सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज नहीं कर सकता, तो वहाँ पे अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी नीचे वाले मैनेजर्स को। यस, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ होगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस पर कभी कभार डिफरेंस भी आ जाता है, तो आपको समझ आ गया ना कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर के पास रहेगी, वही ऑर्डर दे सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, जो टॉप लेवल मैनेजर है वो क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने नीचे वाले जो मैनेजर्स हैं उनको क्या कर देगा, डेलीगेट कर देगा अथॉरिटी कि आप भी ऑर्डर दे सकते हो, आप भी ऑर्डर दे सकते हो, और आप भी ऑर्डर दे सकते हो, आप ये काम संभालो, आप ये काम संभालो, आप ये काम संभालो, सबको अलग अलग काम संभालने की अथॉरिटी दे देगा। यस, नाउ नेक्स्ट इज स्केलर चेंज। ये है 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्केलर चेंज में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी रिपोर्ट करना है किसी को या कुछ भी कम्युनिकेशन करनी है तो वो एक चेन में होगी। ये नहीं कि कोई भी किसी से कम्युनिकेशन कर सकता है, नो, कम्युनिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगी? एक चेन के अकॉर्डिंग होगी। कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन। चेन कैन बी ब्रोकन एज पर द सिचुएशन। अब कभी कभार हम उस चेन को ब्रोक भी कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन और डिमांड और इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिमांड है, कुछ इंपॉर्टेंट नीड है, तो उस चेन को हम कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है। लेकिन अब जैसे कि है, ये है टॉप लेवल मैनेजर, ओके, अब बीच में आ गया ये मिडिल लेवल मैनेजर आ गया, उसके नीचे ये क्या आ गया, हमारा लोअर लेवल मैनेजर आ गया। यस, तो ये चेन है, यही फॉलो होगी, यही चेन फॉलो होगी। ये नहीं कि टॉप वाला मिडिल वाले पे जाके बात करेगा, ये मेन टॉप लेवल वाला है, ये काम देगा, इसको बताएगा, ये ऑर्डर देगा, बताएगा मिडिल वाले को, मिडिल वाला फिर जाएगा लोअर वाले के पास, ये इसको बताएगा। यस, ऐसे ही फॉलो होगा सब कुछ। एक
चेन में फॉलो होगा। यस नाउ अब हमने बोला था कि हम इस चेन को ब्रोक भी कर सकते हैं, उसका रूल क्या है, उस रूल को क्या कहते हैं हम, गैंग प्लान। हम चेन को ब्रोक भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी सिचुएशन है। गैंग प्लान क्या है, गैंग प्लान मीन्स फॉर प्रोवाइडिंग लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि ये है आपस में एक ही लेवल पे अगर बात करनी है एम्प्लॉयज़ को, तो उसको क्या कहते हैं हम, गैंग प्लान। द फोरमैन विशिंग टू कम्युनिकेट विद फोरमैन विदाउट रिपोर्टिंग द अपवर्ड थ्रू प्रेसिडेंट कैन यूज़ अ गैंग प्लान। यस अब क्या है, ये एम्प्लॉय है, फोरमैन है, नीचे लोअर लेवल वाला मैनेजर है, ये एफ। अब इसको बात करनी है इस पी से, ये इस डिपार्टमेंट का, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के दोनों। अब ये थोड़ी ना कि ऊपर वाले मैनेजर को बोलेगा, वो फिर और ऊपर बोलेगा, फिर टॉप पे जाएगा, फिर यहाँ आएगा। नो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। यस कैसे होगा, ये डायरेक्ट जाके इससे बात कर लेगा। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं हम लेटरल कम्युनिकेशन। यस ये डायरेक्ट इससे बात कर लेगा, ऊपर वाले को क्यों बताएगा, इसी से डायरेक्ट बात कर लेगा, अपने दूसरे डिपार्टमेंट वाले से जाके बात कर लेगा। इसको बोलते हैं हम गैंग प्लान। यस नाउ नेक्स्ट इज 10th वाला क्या है हमारा प्रिंसिपल, ऑर्डर। अब इसमें हेनरी फॉर्ड क्या बोलते हैं, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन मशीन एंड मटीरियल। कि सब कुछ एक ऑर्डर में रहेगा हमारी कम्युनिकेशन में, चाहे वो लेबर हो, मशीन हो या मटेरियल हो, सब कुछ एक ऑर्डर में रहेगा। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ एक ऑर्डर में काम करेगा तो क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। यस देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एम्प्लॉय की, हर चीज़ की एक स्पेसिफिक प्लेस है। यस सबको एक पोजीशन दी गई है और उनको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। यस तो हर एम्प्लॉय की एक स्पेसिफिक पोजीशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और इससे क्या होगा, सब कुछ एक ऑर्डर में चलेगा और एक ऑर्डर में काम होगा। इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, chaos नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस इज़ द 10th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ 11th वन इज इक्विटी। अब इसमें हेनरी फॉर्ड क्या बोलते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी रहनी चाहिए। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू द सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर को कैसे रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए और फेयर रहना चाहिए सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ। उन मैनेजर के नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबके साथ फेयर रहेगा। देयर मस्ट नॉट बी पार्शियलिटी इन ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ऐसा नहीं हो कि कोई एम्प्लॉय उसको ज़्यादा पसंद है तो उसको वो ट्रांसफ़र दे देगा या उसको वो प्रमोशन देगा और बोनस देगा, दूसरे को नहीं देगा प्रमोशन। नो, सबके साथ इक्विटी रहेगी। यस सबके साथ एक साथ चलेगा मैनेजर। नाउ 12th वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब पर्सनल कौन है हमारा, पर्सनल इज ऑल्सो नोन एज, पर्सनल को ही हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को ही पर्सनल कहते हैं। अगर एग्जाम में कहीं पर्सनल लिखा आए तो आप कंफ्यूज मत होना, इट मीन्स एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस सो इसमें क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉय वर्क बेटर इफ़ जॉब सिक्योरिटी एंड करियर प्रोग्रेस आर अश्योर्ड टू देम। कि हमारा एम्प्लॉय स्टेबल रहना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब हमारे एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं। अब कोई एम्प्लॉय बहुत टाइम से वर्क कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसे काम करते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन आपने उसको क्या करा, परमानेंट नहीं बनाया, टेम्पररी है वो, तो क्या होगा, उसको डर रहेगा ना कि कभी भी मेरी जॉब जा सकती है, उसे परमानेंट नहीं बनाया तो एम्प्लॉयज़, तो क्या उसके काम भी अफेक्ट होगा इससे, उसको एक डर रहेगा, अश्योरिटी नहीं है तो उसको डर रहेगा, तो इससे एम्प्लॉय का वर्क अफेक्ट हो सकता है। सो एम्प्लॉय वर्क बेटर, एम्प्लॉय अच्छा काम कब करेगा, इफ़ जॉब सिक्योरिटी एंड करियर प्रोग्रेस इज़ देयर। अगर उसको डेवलपमेंट मिलेगी और उसको क्या मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी हमारे एम्प्लॉय को। यस एंड इनसिक्योर टेन्योर, अगर वो इनसिक्योर रहेगा और एंड अ हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब जॉब छोड़ के जा रहे हैं, विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एडवर्सली। अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो अश्योर्ड नहीं है, ठीक है, इनसिक्योर है और एम्प्लॉय टर्नओवर हो रहा है, बार बार एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी अफेक्ट हो सकती है इससे, और ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। यस तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ की और उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो दिस वाज द 12th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ 13th वन इज़ इनिशिएटिव। अब इसमें हेनरी फॉर्ड क्या कहते हैं, हमारा जो मैनेजर है उसको क्या करना चाहिए, हमारे एम्प्लॉय को एनकरेज करना चाहिए। यस
मैनेजमेंट शुड एनकरेज एंड इंस्पायर द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको एनकरेज करना चाहिए और इंस्पायर करना चाहिए टू टेक इनिशिएटिव, कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से पार्ट ले, इनिशिएट ले और मैनेजमेंट की हेल्प करे और अपने आइडियाज़ दे। येस, एम्प्लॉयज़ हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एक्सर्ट हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट। अब वो अपने एफर्ट देगा, जब वो मैनेजमेंट उसको अलाउ करेगा कि ठीक है आप अपने भी प्लान्स बता सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ बता सकते हैं, तो एम्प्लॉय अच्छी तरीके से एफर्ट लेके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। यस, अब अगर आप एम्प्लॉयज़ को इतना इंकरेज नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए, तो वो नॉर्मली आएगा, थोड़ा सा काम करके अपने अकॉर्डिंग चला जाएगा। यस, वो अपना 100% नहीं देगा। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करेंगे और उसको इनिशिएट करेंगे, तो वो क्या करेगा, अपना हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स दिखाएगा और अच्छे से काम करेगा। यस, सो दिस वॉज द 13th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट वन दिस लास्ट है ये हमारा एस्पिरिट द कॉर्प्स। सो इसमें क्या कहते हैं, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। हेनरी फ्लोर कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। यस, तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट होगी तो क्या होगा, हार्मनी बढ़ेगी। यस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होगी एंड यूनिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम एम्प्लॉय को टीम स्पिरिट में हमारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ कोऑपरेट करके काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ेगी, डेडिकेशन बढ़ेगी और कमिटमेंट बढ़ेगी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला एस्पिरिट द कॉर्प्स, कि मैनेजर को ये इनिशिएट लेना चाहिए, मैनेजर को करना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें टीम स्पिरिट रहे, सब एक टीम में काम करें। और अगर सारे एम्प्लॉयज़ टीम में काम करेंगे तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें लॉयल्टी आएगी, डेडिकेशन आएगी और कमिटमेंट आएगी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वॉज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो hit the like button and subscribe my YouTube channel. Yes, thank you.